Welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ को, ठीक है। तो इसमें हम अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी सीरीज़ का डल चुका है, ठीक है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। PDF अवेलेबल है आपको, तो आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, ठीक है। हर सीरीज़ के अंदर हम नियरली 5 क्वेश्चन लेके आते हैं एंड बिकॉज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो 5 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट स्टडी करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एडेड इफ एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन विल हैव बफर एक्शन ऑन द सोल्यूशन एट फिजियोलॉजिकल pH। अच्छा जी, तो देख रहे थे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, बेटा हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है वो, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब मैंने उसके अंदर कोई एक अमाइनो एसिड डाल दिया, ठीक है, एक एक्स अमाइनो एसिड है, हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है कि कौन सा है, वो अमाइनो एसिड डाल दिया, तो वो क्या शो कर रहा है, वो बफरिंग एक्शन शो कर रहा है, वो बफरिंग एक्शन शो कर रहा है, और ये बफरिंग एक्शन जो शो कर रहा है ये फिजियोलॉजिकल pH पर शो कर रहा है, ठीक है, ये बफरिंग एक्शन शो कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल pH पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट को समझना होगा। सबसे पहले ये एसिड और बेस का खेल क्या होता है, ठीक है। तो लेट मेरे पास मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मेरे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ pH होगी, ठीक है, इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई pH होगा। क्या मतलब, ये pH क्या बताती है, यानी इस कोई भी pH जो होता है वो एक सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है, ठीक है। साफ सीधे शब्दों में कहें तो कि एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ठीक है, इस और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, होंगे, और उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन की pH, या आपको रिलेशन पता होगा ऑलरेडी आई गेस, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन की pH जो होगी वो कम होगी, ठीक। और अगर उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो कम होंगे, हाइड्रोजन आयन अगर उस सॉल्यूशन के अंदर कम होंगे तो सॉल्यूशन की जो pH होगी बेटा, वो सॉल्यूशन की pH ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा मैनर में वर्क करता है, ठीक है। और यही बात हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है अगर वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या होगी, pH ज़्यादा होगी, क्लियर। और हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे तो मतलब pH जो है वो कम है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंडा है। तो एक सॉल्यूशन की कोई ना कोई pH होती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी यानी, और कोई ना कोई उसकी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जो pH को डिटरमाइन कर रही है सॉल्यूशन की, क्लियर। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन की कुछ भी pH हो सकती है, ठीक, जैसे हमने बताया इस केस के अंदर कि कोई ना कोई pH सॉल्यूशन की ज़रूर होगी, ठीक। अब अगर इस सॉल्यूशन की pH 7 होगी, ठीक है, यानी 7 pH पर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ये एसिडिक है बेटा, ना ये बेसिक है, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब अगर इसकी pH जो होगी वो 7 से कम होगी, ठीक है, pH जो होगी वो लेस देन 7 होगी, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 4, 3, 5, ठीक। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमारा क्या सा होगा, वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, ठीक है।
और अगर इस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है, 9, 10, ठीक, इवन 8, क्लियर, 14 तक हो सकती है, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड बेस, किस सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक, उसकी पीएच क्या होती है, ठीक है, कब वो न्यूट्रल होता है, तो ये हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में लेट हम पीएच 7 लेते हैं। आप पीएच कोई भी ले सकते हो, जैसे उसमें एसिडिक है, ठीक है, तो 7 से कम होगी, ठीक है। बेसिक होता अगर 7 से ज़्यादा होती, न्यूट्रल होता तो 7 होती, ठीक है। तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, हमारे कंसेप्ट में। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी पीएच 7 है, ठीक। अब अगर मैं इसके अंदर एसिड को ऐड कर रहा हूँ तो क्या चेंज आएगा। अगर मैं बेटा इसके अंदर एसिड को ऐड करूँ तो एसिड क्या करेगा, एसिड इसके अंदर प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है। तो लेट इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे 2 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट थे, तो इसके बाद इसके ऐड करने के बाद, ठीक, क्या हुआ, इसके ऐड करने के बाद इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, ठीक है, इंक्रीज हो गया इस बीकर के अंदर, जो सॉल्यूशन था उसके अंदर उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, प्रोटॉन्स इंक्रीज कर गए, ठीक है। बेटा प्रोटॉन्स इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा इंक्रीज कर गए, तो जब प्रोटॉन्स इंक्रीज करे तो क्या हो, पीएच इस सॉल्यूशन की डिक्रीज कर गई, ठीक है, किससे, 7 से कम हो गई, बिकॉज हमने न्यूट्रल लिया था इसलिए, ताकि इजीली समझ में आए, ठीक है। अब 7 से क्या होगी, कम हो गई, लेस देन 7 होगी, ठीक है। लेट कुछ भी हो सकता है, 5, 4, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने हमने हाइड्रोजन ऐड किया इसके अंदर, क्लियर। अब अगर हम बेसिक ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं इसकी जगह, ठीक है, पीएच इसकी 7 थी सॉल्यूशन की, पीएच 7 है, न्यूट्रल लिया हमने फिर से, ठीक है। इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, लेट हमने 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक। तो बेस ऐड करने से क्या होगा, बेस ऐड करने से क्या होगा, बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जो एसिड था वो तो क्या करेगा बेटा, एसिड प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, एसिड प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, लेकिन बेस क्या करेगा, बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स है उन्हें उठा लेगा, ठीक है। हमने इसे बेस को डाल दिया इसके अंदर, हमने बेस को इसके अंदर डाल दिया, तो बेस को डालने के बाद क्या होगा, लेट ये हमारा बीकर है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो ये हमने लेट यहाँ ये बेस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो बेस से क्या होगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो बेस से ये प्रोटॉन रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होंगे कुल मिलाकर, ये क्योंकि ने एक्सेप्ट कर लिए, बेस से जाकर केमिकली रिएक्ट कर गए। तब सॉल्यूशन में क्या हो, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी पीएच इंक्रीज हो गया। तो पीएच हमारा पहले कितना था, 7 था, ठीक है, तो 7 से बढ़कर मोर देन 7 हो गया, ठीक है, यानी बेसिक हो गया सॉल्यूशन हमारा, क्लियर। तो इफेक्ट होता है एसिड या बेस डालने से, ठीक है, एसिड डालेंगे तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो पीएच जो होगी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। बेस डालने पर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा सॉल्यूशन में, तो पीएच क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बफर क्या करता है, ठीक। ये तो क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि ये वो पूछ रहा है हमसे कि भाई कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो बफर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो बफर की तरह एक्ट कर रहा है एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल पीएच कितनी होती है, नियरली 7.4, ठीक है। तो इस पीएच पर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारी बातें समझने से पहले कौन सा अमाइनो एसिड है, भाई कोई एक पीएच क्यों बता रहा है, ये किसी पीएच पर क्यों पूछ रहा है स्पेसिफिकली, और बफर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बफर पर जानना होगा, बफर क्या है, ठीक। तो बफर की अगर हम बात करें बेटा, तो बफर कोई भी ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसे अगर मैं सॉल्यूशन में ऐड करूँगा, अगर मैं इसे सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ, ठीक, तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन की जो पीएच है, उस सॉल्यूशन में जो पीएच है, पीएच के में चेंज अगर लाया जाएगा तो चेंज को रेजिस्ट करेगा। तो इसे मैं रिपीट करता हूँ कि
बफर क्या करता है, बफर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी सॉल्यूशन में पीएच में आने वाली चेंज को, अगर पीएच में चेंज लाया जा रहा है, ठीक, तो उस चेंज को रेजिस्ट करेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा बीकर है, ठीक। अब हमें पता है ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसकी कुछ एक पीएच होगी। लेट इस बार हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। पीएच हमने कहा एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो पीएच बेटा इसकी थी लेट 5, ठीक। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इसके अंदर एसिड को ऐड करूँगा तो पीएच क्या होगी, पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी सॉल्यूशन की। अगर मैं इसके अंदर बेस को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, पीएच इंक्रीज़ कर जाएगी सॉल्यूशन की। ये नॉर्मल हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बफर नामक एक जादुई सब्सटेंस डाल दूँ, ठीक है, वो ऐड कर दिया एसिड और बेस ऐड करने से पहले, ठीक। अब मैंने बफर ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, बफर ऐड करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एसिड डालने पर पीएच डिक्रीज नहीं हुई, ना बेस डालने पर पीएच इंक्रीज हुई। जबकि हमने अभी पढ़ा था कि एसिड डालने पर पीएच डिक्रीज हो जाती है और बेस डालने पर पीएच इंक्रीज हो जाती है एक सॉल्यूशन की। लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ा कि बफर एक ऐसा जादुई सब्सटेंस है जो इस पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बफर कहते हैं, ठीक है बेटा। अभी बफर ऐसा एक्शन करता कैसे है, कैसे करता है ये वाली चीज़, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो लेट ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने बफर डाल दिया तो ये हमारे बफर आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा है, इसके 2 हाथ हैं, ठीक, 2 पैर हैं, ये एक स्माइलिंग फेस है, ठीक है। ये बफर हो गया हमारा, ये हमारे इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एसिड डाला, एसिड ऐड किया। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा। अच्छा, एक बार इस बफर को कंप्लीट कर देते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसके पास कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है बेटा, इसके पास कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक हाथ में और एक हाथ इसका खाली है, ठीक। अच्छा जी, तो क्या होता है कि एसिड को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, यानी मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दिए, तो क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं, सिनेरियो को। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हमने नॉर्मल सॉल्यूशन था। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया। तो एसिड डालने से एसिड डालने से क्या होगा, एसिड डालने से क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन्स ऐड हो गए, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो ऐड हो गए, ठीक। अब अगर प्रोटॉन्स ऐड हो गए तो क्या होगा, प्रोटॉन्स ऐड होने से पीएच क्या होगी, हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पीएच डिक्रीज होगी, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यानी पीएच में तो चेंज आ रहा है भाई, पीएच में तो चेंज आ रहा है। लेकिन हमने कहा था कि बफर क्या करता है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, ये चेंज आने नहीं देगा। तो ये कैसे चेंज आने नहीं देगा, इस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने जो हमारे प्रोटॉन्स थे, कहाँ गए ये 2 प्रोटॉन्स, इसने आ रख लिए अपने मुट्ठी में, ठीक है। अब मतलब अब ये सॉल्यूशन को अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये पुराने वाली जो थे इसके पास ऑलरेडी, अब ये सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या ये जो पीएच का चेंज आया था, जो पीएच डिक्रीज हुई थी, क्या वो रिवर्स हो गया, क्या वो पीएच का चेंज रेजिस्ट कर दिया इस बफर ने, हाँ जी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड डालने पर एक्ट करता है। अगर हम बेस डालेंगे, बेस क्या करेगा, बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बेस क्या करता है, बेस बेटा प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बेस, उसका सिनेरियो ले लेते हैं, लेट बेस वाला, ठीक, बेस का सिनेरियो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो लेट ये हमारा था और थोड़ी सी हमें एडिटिंग करनी होगी इसके अंदर बेटा बिट, ठीक है। ये हमारा बेस, हमारा बफर हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और वैसे भी हमने कहा है कि हमारा ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चाहे बेसिक को कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो हमेशा ही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थे, हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे कुछ, ठीक है, कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बेस आया,
बेस हमने ऐड किया इसके अंदर, और बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तभी वो बेस है। तो बेस डालने पर क्या हुआ, ये बेस डाला और इस बेस से जाकर रिएक्ट कर गए, ठीक है, इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है, और अब वे सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो बफर है ये अपने दोनों प्रोटॉन्स को डोनेट कर देगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर ये डोनेट ना करता तो क्या होता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाती और पीएच इंक्रीज हो जाती, लेकिन बफर ने अपने वाले 2 डोनेट कर दिए, उस वजह से क्या हुआ, ये पीएच में चेंज नहीं आ पाया और पीएच जो थी वो कांस्टेंट रही, ठीक है। तो इस वे में जो बफर है वो अपना बफरिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। अब हम आते हैं उस वाले क्वेश्चन पर, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि ठीक है, तो अब क्या कोई भी कंपाउंड क्या सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं वही बफर की तरह एक्ट करते हैं, नहीं, कोई भी कंपाउंड बफर की तरह एक्ट कर सकता है, बस शर्त क्या है, उसके पास आयोनाइजेबल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, आयोनाइजेबल ग्रुप्स होने चाहिए जो प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकें और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकें और उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ताकि एसिड डले चाहे बेस डले पीएच में चेंज ना आए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए एग्रीबल होंगे, प्रोटॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने के लिए, वो बफर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बात की, क्या कोई कंपाउंड हर पीएच पर बफर की तरह एक्ट करेगा, नहीं। क्या कोई भी कंपाउंड सारे पीएच पर, क्योंकि हमने कहा पीएच जो होती है 14 तक होती है, ठीक है, ठीक है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है, ठीक। तो अगर तो क्या एक अमीनो एसिड क्या सारी पीएच की रेंज पर बफर की तरह एक्ट करेगा, नहीं। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ की हम बात करते हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा अमीनो एसिड फिजियोलॉजिकल पीएच पर बफर की तरह एक्ट करता है, बिकॉज ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड हैं सारे के सारे ऐसे बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर बफर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ से हमारा एक स्पेसिफिक आंसर निकल के आएगा, ठीक है, बिकॉज वरना सारे अमीनो एसिड्स के अंदर आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और ये भी हम देखें कौन से होते हैं, क्लियर। तो अगर हम एक अमीनो एसिड की बात करें बेटा, तो एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर हम लेते हैं, वैसे ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह हम डिस्कस कर चुके डिटेल में, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर की वीडियोस हैं, ठीक है, जो उसका क्लासिफिकेशन है वो देख कर आए, क्योंकि उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत डिटेल में वहीं पर है, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक अल्फ़ा कार्बन होता है जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और उससे एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक, उससे आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, और एक होगी आपकी साइड चेन, ठीक, साइड ग्रुप। अब ये जो मैंने अमीनो एसिड बनाया है, ठीक है, ये अमीनो एसिड मैंने प्रोटोनेटेड स्टेट में बनाया, प्रोटोनेटेड स्टेट, ठीक है, यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन में प्रेजेंट था जहाँ पर भर भर के प्रोटॉन थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस ग्रुप ने भी प्रोटॉन उठा लिया, ठीक है, तो इसके पास जितना प्रोटॉन उठा सकता था अपनी जेब में भर सकता था, इसने भर लिया, ठीक है, और ये इसने भी अपनी प्रोटॉन की जेब भर ली, ठीक है, वरना हम अमीनो कहते हैं भाई, NH2 सोचते हैं इंसान कि अमीनो तो NH2 है, ठीक है। तो ये NH3+ कैसे होगा, क्योंकि इसके पास क्या था, ये प्रोटोनेटेड स्टेट में बनाया गया, इसके पास प्रोटॉन थे सॉल्यूशन में जिसमें प्रेजेंट था, तो उसने क्या किया, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसे हम कहते हैं टाइट्रेशन, यानी टाइट्रेशन क्या होता है कि पीएच का इफेक्ट किस पर अमीनो, जैसे हम अमीनो एसिड की बात करें तो पीएच का अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट ये मिल सकते हैं, ये चीज़ भी हमने वीडियोस में डिस्कस कर रखी है, ठीक है, आप कंसेप्ट्स की वीडियोस देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, क्लियर। तो हमें वापस टॉपिक पर आते हैं, हमने कहा कि ये हमारे जो है अमीनो एसिड की हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये जो 3 चीज़ें हमने बनाई हैं, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप, ये अल्फ़ा, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा, बिकॉज अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड है, अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा अमीनो ग्रुप, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है तो हम कह रहे हैं अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर। और तीसरा ये तो कुछ भी नहीं करता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप जो है बेटा ये सारे अमीनो एसिड्स में सेम होंगे, इतना पार्ट आपको ना सब अमीनो एसिड में कॉमन मिलेगा सेम, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स डिफर करते हैं वो यहाँ से डिफर करते हैं साइड ग्रुप से,
ये साइड ग्रुप्स वेरी कर सकते हैं, ये हो सकती हैं हाइड्रोजन भी हो सकती हैं, ये आपका मिथाइल ग्रुप भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपका अमाइडाजोल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो काफ़ी सल्फर हाइड्रोलिक ग्रुप हो सकते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो सारे के सारे, अब हम आयनाइजेबल ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हमें बफर से जोड़ना है कंसेप्ट आयोनाइजेबल ग्रुप्स, ठीक है। हमने कहा था कि कोई भी जो सब्सटेंस को बफर की तरह कब एक्ट करेगा, जब वो दो शर्तें मानेगा कि उसके पास प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की और प्रोटॉन्स को डोनेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उस कंपाउंड के पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की और डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो किस वजह से होगी, वो सर्टेन आयनाइजेबल ग्रुप्स की वजह से होगी, ठीक है। कि उस कंपाउंड के पास कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन्स को डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वो से बफरिंग एक्शन के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो हमें फोकस करना है कि इनमें कौन से जो कंपाउंड्स है वो आयनाइजेबल है, ठीक है। तो हर अमीनो एसिड के अंदर, जैसे मैंने बात करी कि ये हिस्सा जो होगा ये सेम होगा, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप भी मिलेगा आपको, अल्फा अमीनो ग्रुप भी मिलेगा। तो ये जो दोनों होते हैं ये बफरिंग, ये जो है आयनाइजेबल ग्रुप है, ठीक है। ये प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में, हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। ऐसी जो होता है जो साइड ग्रुप होता है, ठीक है, जो साइड ग्रुप होता है, साइड ग्रुप में भी डिफरेंट जो है ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब लेकिन जो सारे ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप आयोनाइजेबल नहीं होते, कुछ ग्रुप्स आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ये है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो आयोनाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो अल्फा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। या फिर यहाँ पर हम उसे ले लेते हैं एलानीन को, एलानीन के केस को, ठीक है, तो वहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट होता है इसकी जगह, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन आयनाइजेबल ग्रुप हैं, यानी ये बफरिंग एक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे अमीनो एसिड्स की बात करें तो उन केस में हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि किस पीएच रेंज में ये ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट या डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पीएच रेंज में ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स जैसा बफर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आपका अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की, ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये हर अमीनो एसिड में वैसे थोड़ी डिफर करती हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक लेना है अप्रॉक्स वैल्यू, क्लियर, ताकि हमें सारी वैल्यूज़ ना याद करनी पड़े, ठीक। ये लगभग आपकी सेम होगी सब, ठीक है, और आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम लेते हैं अप्रॉक्स 2 pH, ठीक है, 2 ले लो आप, पॉइंट्स में नहीं याद करेंगे, पॉइंट्स में डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बोक्सिलिक की हम ले रहे हैं लगभग pH 2, ठीक, और अल्फा अमीनो ग्रुप की हम ले रहे हैं लगभग 9, ठीक है। तो यानी कि अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब pH 2 आएगी, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में से pH 2 आई, तो ये क्या कर देगा, ये जो अपना प्रोटॉन्स है इसके पास, ये डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, CO नेगेटिव, ठीक है। ऐसी pH पर जिस पर ये आयनाइजेशन होने की कैपेबिलिटी रखता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उस pH को हम क्या कहते हैं, pK1, ठीक है, इसके लिए बात की है। और ऐसी pH ऐसी pH जिस पर अल्फा अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक। तो ऐसी pH जिस पर ये अल्फा अमीनो ग्रुप डोनेट कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं, pK2। तो जो pK वैल्यूज़ होती हैं ये पर्टिकुलर pH हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर pH जिन पर आयनाइजेशन, जिस भी ग्रुप की बात की जा रही है उस ग्रुप का आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो था, ये तो सब में कॉमन लेके चले में वैल्यूज़, ठीक है, सारे अमीनो एसिड में, बिकॉज ये सब में ही मिलेंगे आपको। अब जिन अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है, जिन अमीनो एसिड्स के अंदर साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और साइड ग्रुप तो सब में प्रेजेंट होगा, जिसमें साइड ग्रुप आयनाइजेबल होगा, जैसे इस एमाडाजोल जो हिस्टिडीन होता है हमारा, हिस्टिडीन, उसके अंदर आइमेडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्लूटामीन,
सो ग्लूटामाइन तो नहीं, ग्लूटामेट या फिर एस्पारेटेट, उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइड ग्रुप्स के अंदर। तो ऐसे जो क्या कहते हैं अमीनो एसिड्स हैं, उनके अंदर हम इस जो साइड ग्रुप है इसकी आयनाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि उसमें हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये जो साइड ग्रुप होता है, ठीक है, साइड ग्रुप अगर ये आपका, हम हिस्टिडीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिस्टिडीन में आइमेडाजोल रिंग होती है, ठीक है, डाजोल, ठीक, तो उसकी पीएच उसकी जो आयनाइजेशन की पीएच है वो क्या होती है, 6 होती है लगभग, ठीक है। तो यानी ये 6 पीएच पर इसकी जो साइड ग्रुप है उसमें जो आइमेडाजोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कर देगी, वो प्रोटोन को डोनेट कर देगी, ठीक है, आयनाइजेशन होने की कैपेबिलिटी रखती है। ऐसी जो साइड ग्रुप्स की पीके वैल्यूज़ होती है तो उसमें कहते हैं पीकेआर, ठीक है, पीकेआर यूज़ करते हैं हम उसके लिए, क्लियर। अब ये पीकेआर वैल्यू, अब ये पीकेआर जो वैल्यूज़ है जो 6 कैसे आई, ठीक है, ये आपको याद करनी होगी स्पेसिफिक आयनाइजेबल ग्रुप्स की। जैसे मैं आपको शो करता हूँ इसके अंदर, जैसे ये जो टेबल है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, उन साइड ग्रुप्स को मेंशन किया है, ठीक है, उन साइड ग्रुप्स को हमने मेंशन किया है जिसकी पीकेआर वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये आयनाइजेबल हैं, ठीक है, उन्हीं को ही मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो 6 हो गया, 10.53, 12, 3.6, ठीक है, 4.25, 8.18, 10.07, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, इन्हें याद करे बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको बर्डन रिड्यूस करने के लिए जो अल्फ़ा और अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक और अल्फ़ा अमीनो वाली वैल्यूज़ हैं, ये तो आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग सब में ही सेम रहेंगी, ठीक है। तो इन आपका कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन लेने में, ठीक है। साइड ग्रुप्स में आपकी वैरी करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा अमीनो एसिड किस पीएच पर बफर की तरह एक्ट करता है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि उस अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, कौन से आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, उनकी पीएच क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिजियोलॉजिकल पीएच मांगी है वो 7.4 है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल पीएच होती है वो नियरली 7.4 होती है। अच्छा, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी कि 7.4 पर ही कोई आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, हमें देखना है उसके आसपास भी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, 6 से लेके 8, ठीक है, इसके आसपास भी प्रेजेंट है तो चल जाएगा, वर्क कर जाएगा, ठीक। तो हमें देखना है कि इस रेंज के आसपास, इस फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज के आसपास कोई आयनाइजेबल ग्रुप है, ठीक, तो वो देखना है हमें। अगर हम अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक और अल्फ़ा अमीनो ग्रुप को देखें, ठीक है, तो इनकी पीएच है 2 और 9, जो इनकी आयनाइजेशन की पीएच है, ठीक है, तो ना 2 इसके क्लोज है ना 9 इसके क्लोज है, ठीक है, तो 2 और 9 तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें एलानीन और ग्लाइसिन के अंदर कोई आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, देखो सबके अंदर अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है, ठीक है, और हमने कहा वो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पीएच पर जो है आयोनाइज नहीं करते, ठीक है, तो वे आंसर नहीं हो सकते ऐसे अमीनो एसिड जो सिर्फ उन पर डिपेंडेंट है, अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक और अल्फ़ा अमीनो ग्रुप पर, वो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एलानीन नहीं होगा, ठीक है, एलानीन नहीं हो सकता, ना ग्लाइसिन हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने इस टेबल में देखा कि यहाँ पर साइड ग्रुप्स में भाई ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनके अंदर आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, साइड ग्रुप। अच्छा जी, अब हमें देखना है कि इस पीएच रेंज पर, जो हमने बात करी है, इस पीएच रेंज के पास, ठीक, कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसकी पीकेआर वैल्यू इस रेंज के आसपास है, ठीक है, 7.4 के आसपास ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो इस पीएच रेंज के आसपास है, तो उसे देख लेते हैं इस फिगर के अंदर, इस टेबल के अंदर। तो अगर हम देखें तो हमें एक तो मिल रहा है हिस्टिडीन, ठीक है, एक तो हमें मिल रहा है हिस्टिडीन और एक हमें दिख रहा है सिस्टीन, ठीक है। तो ये 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी पीकेआर वैल्यूज़ जो हैं बेटा वो जो फिजियोलॉजिकल पीएच है 7.4 उसके आसपास है, यानी ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर बफरिंग एक्शन शो कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट। अब बफरिंग एक्शन कैसे, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोटॉन्स को डोनेट करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब
आयनाइजेशन मतलब प्रोटॉन्स को डोनेट करना, ठीक है, प्रोटॉन्स को डोनेट करना, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो डोनेट पार्ट कवर कर रहा है, ये प्रोटॉन्स के एक्सेप्टेंस को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि भाई हिस्टिडीन जो है जब एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की pH 6 है, ठीक है, सॉल्यूशन की pH 6 है या फिर लेट 7.4 है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस pH पर जो है प्रोटॉन्स डोनेट कर देगा। लेकिन हमने तो कहा था कि एक बफर एक ऐसा कंपाउंड है जो pH को एक्सेप्ट, जो प्रोटॉन्स को डोनेट भी कर ले और एक्सेप्ट भी कर ले, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट वाला पार्ट कैसे आ रहा है, तो उस चीज़ को देखते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि pH 6 पर हिस्टिडीन जो है वो प्रोटॉन्स को डोनेट कर देगा, प्रोटॉन्स को हिस्टिडीन, वेट अ बिट, हिस्टिडीन जो है बेटा, हिस्टिडीन प्रोटॉन्स को pH 6 पर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि pH 6% डोनेट किया, ठीक, pH 7, 8, 9 मतलब इस स्टेट में यहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, मतलब प्रोटोनेटेड नहीं कहना चाहिए, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है, क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर चुका, ठीक है। तो जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन में जो इमिडाज़ोल ग्रुप है, ठीक है, जो इसकी साइड ग्रुप है, वो डीप्रोटोनेटेड स्टेट में है pH 6 से लेके जो आगे हम pH इंक्रीज करते रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर चुका, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट कर चुका। लेकिन अगर इस pH से हम पीछे जाएँ, ठीक है, pH से हम पीछे जाएँ तो क्या होगा, ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इस pH से पीछे ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। लेट हमने पहले डोनेट करवा दिया, ठीक है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है इस pH से पीछे, क्लियर। तो इस pH से पीछे जाने पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और pH से आगे जाने पर प्रोटॉन्स को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो दोनों काम कर रहा है ये, ठीक है। एसिड डालने पर अगर pH 6 पर हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो एसिड डालने पर क्या होगा, pH डिक्रीज होगी, pH कम होगी, तो उस सॉल्यूशन में क्या कर देगा, प्रोटॉन्स को क्या कर देगा बेटा, प्रोटॉन्स को डोनेट कर देगा। सॉरी गलत बोल गया मैं, pH हमने एसिड डाल दिया, ठीक है, एसिड डालने पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स आगे सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो pH क्या हो गई, pH डिक्रीज हो गई, तो ये उन एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बफरिंग एक्शन शो कर देगा। अगर हमने बेस डाला, बेस ने प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन्स कम हो गए सॉल्यूशन के अंदर, ठीक, pH इंक्रीज कर गई, तो pH इंक्रीज कर रही है तो ये प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से बेस के इफेक्ट को रेजिस्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन बता रहा है कि इस pH पर डोनेट कर रहा है, pH 6 पर हिस्टिडीन का जो इमिडाज़ोल रिंग है वो डोनेट कर रही है, ठीक है। तो उस आगे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, और अगर हम pH को पीछे करते हैं तो वो क्या रहेगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब एक चीज़ और देखनी है आपको, ठीक है। अब हिस्टिडीन पर आते हैं स्पेसिफिकली, और हिस्टिडीन में हमने कहा 3 आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ये तो सब में कॉमन होते हैं, और तीसरा इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे इस फिगर में आपको शो किया गया, क्लियर। ये आपका इमिडाज़ोल रिंग प्रेजेंट है, ठीक। तो अब हम कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि pKr क्या है, इसकी 6 के आसपास है, इस साइड ग्रुप की, ठीक है। मतलब इस 6 के आसपास से क्या करता है, ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर देता है, ये वाला जो प्रोटॉन है इसके पास, इसे डोनेट कर देता है, ठीक है। जब डोनेट कर देगा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसने डोनेट कर दिया तो ये अनचार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी pH 7, 8, 9 पर अनचार्ज्ड रहेगा, ये वाला ग्रुप जो है, पूरे अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप की, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया, जो हमने यहाँ पर ये सारी बात करी, ठीक है। तो उसे वहाँ पर समझते थोड़ा सा, क्लियर। और अगर मैं pH को बेटा, pH को अगर मैं डिक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, बिकॉज अगर pH 5 है या 4 है तो तब तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है, बिकॉज ये प्रोटॉन डोनेट कब करता है, 6 pH पर, ठीक है, तब ये पॉजिटिवली चार्ज स्टेट में रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज में, ठीक है। तो pH 6 के आसपास, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप, क्लियर।
और यही किस्सा किसके आसपास है, यही किस्सा उस फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास है। हमने कहा ना भाई फिजियोलॉजिकल पीएच पर या फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास जो है वो कौन सा अमीनो एसिड बफर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, लेट हम 7.4 की बात करते हैं, ठीक है, 7.4 या फिर 7 की बात करते हैं, तो उस पीएच पर के आसपास जो है ये तो अपना हमेशा डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यह होएगा CO नेगेटिव में, बिकॉज ये इस पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुका, ठीक है। तो जब हम तो बहुत आगे पीएच की बात कर रहे हैं, तो ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ही है, क्लियर। जो ये वाला अल्फा अमीनो ग्रुप है ये पीएच कब डोनेट करता है, ये सिर्फ 9.17 पर डोनेट करता है, तो मतलब इसने अब तक प्रोटॉन डोनेट ही नहीं किया, ठीक है। और नाम उस रेंज की बात कर रहे हैं, हम बात करें लगभग 6 से लेके 8 तक की बात कर रहे हैं लेट हम, ठीक है, 6 से लेके 8 तक की बात कर रहे हैं। ये तो 9 पर जाकर डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये अभी ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही है, क्लियर, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही है। तो अगर हम एक बार साइड ग्रुप को नेगलेक्ट कर दें, एक बार हम साइड ग्रुप को नेगलेक्ट कर दें और हम पूछे इस पर नेट चार्ज क्या प्रेजेंट है इस पीएच रेंज पर, तो हम कहेंगे इस पीएच रेंज पर ये अनचार्ज्ड होगा, ठीक है, इस पर नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है इस पीएच पर, ठीक है, इस पीएच की रेंज पर, तो अनचार्ज्ड होगा। लेकिन अगर हम साइड ग्रुप को ऐड करें, साइड ग्रुप को ऐड करके हम पूरे अमीनो एसिड पर चार्ज पूछें, ठीक है, जो एक्चुअल में चार्ज बताएगा, बिकॉज तीनों आयनाइजेबल ग्रुप्स को हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये अगर ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, बिकॉज ये तो नेट अनचार्ज दिखा रहा है, भाई इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये तो नलिफाई कर देंगे एक दूसरे को। तो अब जो इस हिस्टिडीन का जो चार्ज डिटरमाइन करेगा इस पीएच रेंज में 6 to 8 में फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो ये साइड ग्रुप डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और ये हमने अभी देखा ये साइड ग्रुप जो है, ये साइड ग्रुप अनचार्ज भी हो सकता है इस पीएच के आसपास, 8 पे हो गया तो अनचार्ज हो गया भाई, है ना। और हम थोड़ा 6 से नीचे ले गए, ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि एमेडाजोल ग्रुप जो है फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास अनचार्ज्ड भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं हिस्टिडीन की ये वाली बात कि हिस्टिडीन पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है और अनचार्ज्ड भी हो सकता है इस फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये दो अमीनो एसिड जो होते हैं ऐसी सिस्टीन का वर्क करता है, ठीक है। ये हमने हिस्टिडीन के केस में बात करी, ऐसे सिस्टीन की जो पीके वैल्यू है वो 8.3 है, ठीक है। तो इसी रेंज के अंदर ये आ रहा है, तो ये भी जो है इसी वे में, ठीक है। बस अब इसकी जगह ये सल्फा हाइड्रोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो भी इसी तरह फंक्शन करेगा। तो ये हमारे दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास क्या है, बफरिंग कैपेबिलिटी शो करते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में कौन से अवेलेबल हैं, तो एलानिन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन और आर्जिनिन अवेलेबल है। तो आर्जिनिन हमने कहा नहीं होगा, ठीक है। हिस्टिडीन और साइट्स आपका कौन सा, सिस्टीन ही होता है अमीनो एसिड जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर बफरिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। तो आंसर हम हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ओके। तो बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ के आ रहा है व्हाट इज़ द नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑफ द अमीनो एसिड्स, कौन से अमीनो एसिड्स पूछ रहा है, ग्लूटामीन एंड आर्जिनिन, ठीक है, एट pH 10.76। तो मतलब इसने हमसे क्या पूछा, नेट चार्ज पूछा, किस पर, अमीनो एसिड्स पर, दो पर्टिकुलर इन्होंने हमें अमीनो एसिड्स दिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर pH दी, ठीक है, जिस पर इसने हमसे नेट चार्ज पूछा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें, इसकी बात करते हैं। तो जब भी हमें किसी अमीनो एसिड्स पर, ठीक है, चार्ज फाइंड करना होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर pH पर, बिकॉज ये वाली बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि pH चेंज होने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी सॉल्यूशन की, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होगी सॉल्यूशन का, तो जो भी अमीनो एसिड्स के अंदर आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, चाहे वो साइड चेन में प्रेजेंट हैं, चाहे वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्फा अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ये हर पर्टिकुलर अमीनो एसिड में वेरी करता है, ठीक है, तो सब में डिफरेंट pH पर डिफरेंट नेट चार्ज होगा, ठीक है, बिकॉज ये आयनाइजेबल ग्रुप्स जब प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, इनकी पीके वैल्यूज़
पी के वैल्यूज़ डिफर करती हैं, पी के आर वैल्यूज़ डिफर करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट पर्टिकुलर पीएच पर हर अमाइनो एसिड्स में नेट चार्ज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वो उसके अनएसिबल ग्रुप से डिपेंड करता है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या पता करते हैं, हम करते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक। तो भाई टाइट्रेशन क्या है बेटा, टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है कि पीएच के चेंज होने पर, ठीक है, जब पीएच चेंज होगा तो पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये क्या है, टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक। और स्ट्रक्चर में चेंज आने से, यानी स्ट्रक्चर में चेंज आने से क्या रिजल्ट आता है कि उसके नेट चार्ज में चेंज आता है। इसलिए हमसे पूछा नेट चार्ज क्या है उस पर्टिकुलर पीएच पर, ठीक है, जो मैं प्रोवाइड करी। क्लियर। तो अब हमें कुछ बातें ऑलरेडी पता है, ठीक, कि हर अमाइनो एसिड में चाहे अनएसिबल ग्रुप हैं उसके अंदर साइड चेन में, ठीक है, अनएसिबल ग्रुप हमेशा होंगे, ठीक है। जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्फा अमाइनो ग्रुप है, ये हमेशा होंगे और इनके हमने अप्रॉक्सीमेट पी के वैल्यू ले ली है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर आयनाइजेबल साइड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और काफ़ी में नहीं होते, ठीक है। तो जिनमें होते हैं आयनाइजेबल साइड ग्रुप्स, मतलब वो ग्रुप जो प्रोटॉन को डोनेट करने में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हम उन अमाइनो एसिड्स में इन दो ग्रुप्स के अलावा एक्स्ट्रा ग्रुप भी लेंगे जो भी उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है। जैसे हिस्टिडीन में आइमाडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, आर्जिनिन में ग्वानिडीनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड में COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एक और। क्लियर। तो ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये तो दो चीज़ पता ही हैं, PK1 और PK2, अप्रॉक्सीमेट हमेशा यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। साइड ग्रुप के लिए आपको PKR वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या याद करना है आपको। साइड ग्रुप जिसमें अनएसिबल साइड ग्रुप्स होंगे उसके लिए आपको PKR वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये वो पीएच है जिस पर ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। अब ये वैरी करते हैं, इसलिए आपको हर पर्टिकुलर याद करनी होगी। फिर क्या देखना है आपको बेटा, फिर इसमें देखना है कि ये अपनी प्रोटोनेटेड स्टेट में क्या चार्ज एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये अपनी प्रोटोनेटेड स्टेट में क्या चार्ज एक्वायर करते हैं, बिकॉज इनका भी डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है। दो चीज स्टेट में हो सकते हैं, एक तो उन्होंने प्रोटोन को पकड़े रखा है, ठीक है, जब पीएच, ठीक है, बिकॉज जब जो पीएच है सॉल्यूशन की वो इस पीकेआर वैल्यू को हिट कर जाएगी तभी ये डीप्रोटोनेशन करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स एक सॉल्यूशन की पीएच यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक सॉल्यूशन की पीएच क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन की पीएच जो है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो 5 pH पर, क्लियर, 5 pH पर क्या होगा, हिस्टिडीन जो है वो प्रोटोनेटेड स्टेट में ही रहेगा। क्यों रहेगा प्रोटोनेटेड स्टेट में अधिकतर, बिकॉज इसकी पीकेआर वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अभी हिस्टिडीन के ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, ठीक। ये अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको स्ट्रक्चर याद करने होंगे कि किस अमाइनो एसिड में कौन सा साइड ग्रुप प्रेजेंट है और साइड ग्रुप में कौन सा आयनाइजेबल एटम है, ठीक है, जो आयनाइज कर रहा है ग्रुप। क्लियर। तो आपको बस प्रोटोनेटेड स्टेट याद रखनी है, फिर डीप्रोटोनेशन होने के बाद, यानी हमने पीएच लेट 7 ले गए हम, ठीक है, या फिर 6 ही ले गए, 6 ले गए, 6.5 ले गए, तो अब वो क्या होगा, डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटोनेटेड स्टेट का याद रखना है। इस डीप्रोटोनेटेड स्टेट में क्या चार्ज होगा, PKR वैल्यू, और किस अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आयनाइजेबल के अंदर, ये चीज़ है। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 अमाइनो एसिड्स के ऊपर कहानी, ठीक है, ग्लूटामीन के ऊपर पूछा है हमें और आर्जिनिन के ऊपर पूछा है, और पर्टिकुलर पीएच दी है, ठीक है, 10.76 यानी इस पीएच पर, ठीक है। अब टाइट्रेशन के थ्रू ना, एक बार जब हम टाइट्रेशन सीख लेंगे, अभी हम करेंगे, तो हम कोई भी अपने मन से पीएच ले सकते हैं, ठीक है। बस हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो यहाँ पर आपको बताई गई है, ये चार्ट वाली, और जो हमें अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमाइनो ग्रुप की इन्फो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी खुद से भी पीएच लेकर हम कभी भी किसी भी अमाइनो एसिड पर, ठीक है, उस पीएच में कोई भी पीएच लेकर उस पर नेट चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इन्हीं 2 अमाइनो एसिड्स का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। देखो ग्लूटामीन जो है यहाँ पर, ये 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। ग्लूटामीन जो है उसके अंदर कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप साइड ग्रुप आपका नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। साइड ग्रुप भले ही प्रेजेंट है बट आयनाइजेबल साइड ग्रुप नहीं है। आर्जिनिन में आपका आयनाइजेबल साइड ग्रुप है और तभी ये आपका आर्जिनिन जो है इस चार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमें इसकी PKR वैल्यू याद रखनी है। हमें ये याद रखना है कि प्रोटोनेटेड स्टेट में कैसा है, मतलब जब तक 12.48
पीएच को हम हिट नहीं करेंगे उससे पहले ये इसके लिए हमें क्या चार्ज लेके चलना है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन जैसे हम 12.48 पीएच को क्रॉस कर जाएंगे या फिर ये वाली पीएच आ जाएगी, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो में। तब इसका जो चार्ज होगा डोनेशन का वो ज़ीरो होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्लूटामीन की। चाहे ग्लूटामीन हो, चाहे कोई सा एलानीन हो, ग्लाइसिन हो, जिसमें भी नॉन आयनाइजेबल ग्रुप है, वहाँ पर यही किस्सा चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे अपने मन से हमने ले ली कोई बहुत लो पीएच, ठीक है, pH = 1, ठीक है। इस पीएच पर हमने देखा कि जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड स्टेट में है। क्यों? बिकॉज इसकी पीके वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इसकी होती है नियरली 2, ठीक है। और अल्फा अमाइनो की जो पीके वैल्यू होती है, जिसे हम pK2 कह देते हैं, वो नियरली 9 होती है, ठीक है, वो नियरली यहाँ पर लिख देते हैं 9 होती है, ठीक है, वो नियरली आपको बेटा 9 होती है। तो अब क्या होगा, इस इन्फो को हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए COH रहा इसका, क्लियर। और जो अल्फा अमाइनो है वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेगा, बिकॉज ये वाली pH भी नहीं आई, pH तो 1 है, इनसे कम है, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या आया, इसका 0 कंट्रीब्यूशन, इसका +1, तो +1 नेट चार्ज आ गया। इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे क्या हो, जब pH 5 हुई, pH 5 होने पर अब क्या हुआ, अब अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो था बेटा वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने pH2 हिट कर दी, ठीक है। तो ये तो अपना डीप्रोटोनेट होकर CO नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, -1 का, अब इसका कंट्रीब्यूशन है -1, ठीक। और जबकि जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, +1 का, बिकॉज वो अभी भी pH 9 हमने हिट नहीं की है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या हो गया, नेट चार्ज 0 आ गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक हायर pH की। हायर pH पर हमने क्या देखा कि ये तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है ही, अब ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया। क्यों? बिकॉज 9 को हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो -1 इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो आंसर क्या है, नेट चार्ज क्या है इस pH पर, -1। अब यही pH क्या पूछी थी, यही pH हमसे क्वेश्चन में पूछी है, देखो 10.76, ठीक है, यही वाली pH हमसे कहाँ पूछी बेटा, यही पूछी, ठीक है। तो इसका क्या, इसमें से कौन से ऑप्शन कट हो गए हमारे, इसमें से ये 2 ऑप्शन कट हो गए हमारे, ठीक है, रेड से कर देते हैं, ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए, क्लियर। ए और बी में से बचा है, इन दोनों में से कौन सा देखना है, बिकॉज नेगेटिव हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं आर्जिनिन की। आर्जिनिन के केस में क्या होगा बेटा, आर्जिनिन के केस में हमारे पास साइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से तो आपको साइड ग्रुप पता होना चाहिए कि कौन सा साइड ग्रुप है, ठीक है, और फिर उसके अंदर कौन सा एटम है वो प्रोटोन को डोनेट करेगा। तो ये सारी आपको कहानी पता होनी चाहिए, या फिर आप सीधा क्या करो, चार्ट याद कर लो, ठीक। इस चार्ट की सिर्फ आपको 3 में याद रखना है कि 3 के अंदर पॉजिटिव फॉर्म में होगा और 0 होगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, औरों में 0 और नेगेटिव होगा, क्लियर। तो हमें पता है आर्जिनिन है, आर्जिनिन की पी कैर वैल्यू क्या है बेटा, आर्जिनिन की पी कैर वैल्यू है 12.48, ठीक है। मतलब इस स्टेट पर जाकर, इस pH पर को जब हिट करेगा तब जाकर डीप्रोटोनेट होएगा, क्लियर। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और प्रोटोनेट फॉर्म में प्लस में रहेगा और डीप्रोटोनेट में 0 में। तो करते हैं इसे अप्लाई। तो टाइट्रेशन में सबसे पहले हम लेंगे pH 1, सबसे कम pH वाली एक, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, वही वाली बात, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ठीक है। और हमारा साइड ग्रुप भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, क्यों? बिकॉज तीनों की ही पीके वैल्यूज़ को हिट नहीं किया गया, ठीक है। इसका 0 चार्ज, इसका +1, इसका भी +1 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, +2, इस pH पर +2। सेम हमें वे इस pH पर किया, डीप्रोटोनेट हो गया बिकॉज पीके वैल्यू 2 होती है, ये स्टिल प्रोटोनेटेड, ये भी प्रोटोनेटेड बिकॉज इनकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। नेट चार्ज क्या आया, एक तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, ठीक। जबकि कौन बच गया, ये बच गया आपका, ठीक है। तो +1 आ गया चार्ज आपका। फिर हम बात करते हैं 10.78 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 10.78। इस पर क्या हुआ, ये तो डीप्रोटोनेटेड स्टेट में है ही, ठीक है, बिकॉज ये तो बहुत पहले पीके 2 पर ही कर गया था, pH वैल्यू 2 पर ही, ठीक। फिर अमाइनो ग्रुप भी हमारा कर गया बिकॉज इसकी पीके वैल्यू नियरली 9 होती है, ठीक है। तो ये भी अब इसमें डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया। साइड ग्रुप अभी भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, क्यों? बिकॉज इसकी पीके वैल्यू क्या होती है बेटा, 12.48, हमने भी देखा चार्ट के अंदर, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही है। तो अब क्या नेट चार्ज निकल के आया आपका, इसका -1 कंट्रीब्यूशन, इसका 0 कंट्रीब्यूशन और इसका +1, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 0। ऐसे pH 13 पर अब ये भी डीप्रोटोनेटेड, ये भी डीप्रोटोनेटेड, ये भी डीप्रोटोनेटेड, ठीक है। DP यानी डीप्रोटोनेटेड और P फॉर प्रोटोनेटेड लिखा है हमने, ठीक है। इसका क्या हुआ, 0 आया, क्लियर। तो अब इनका नेट क्या बैठा, -1।
अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमसे इसने पूछा 10.78 pH पर। क्लियर, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर 0। तो वापस हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में 0 है, नेगेटिव के आगे, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा बेटा, आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी फॉर्म में टाइट्रेशन करना है आपको। ठीक है, आप यही चीज़ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, अब आपको कंसेप्ट आता है। क्लियर, अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है कि उसने हमें PK1 वैल्यू दी है। ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की PK वैल्यू जिसे हम PK1 कहते हैं, एंड देन अल्फा अमाइनो ग्रुप की PK वैल्यू जिसे हम PK2 कहते हैं। ठीक है, ये दोनों गिवन है और अप्रॉक्सीमेशन हमें पता भी है, हम अगर गिवन भी ना हो हम तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देन हमें PKR वैल्यू दी गई है। ठीक है, यानी PK वैल्यू ऑफ साइड चेन किस अमाइनो एसिड्स की, ग्लूटामिक एसिड की 4.2 एंड लाइसिन की 10.2। अब देखो ये जो सारी वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन में गिवन हो, बिकॉज ये आपको खुद से याद करनी होती हैं। भले इस क्वेश्चन में गिवन है, वरना वो सिर्फ ये भी पूछ सकता था आपसे कि आपको 2 अमाइनो एसिड दिए गए हैं। ठीक है, लाइसिन दिया गया है, ग्लूटामिक एसिड दिया गया है, इनकी PI वैल्यू बताओ, या फिर इनकी PI वैल्यू में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस बताओ। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपको PI वैल्यू दे सकता था कि फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और आपको सारा इन्फॉर्मेशन खुद लगाना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेकर और PK वैल्यूज़ याद करके। ठीक है, बट इसने दे रखा है तो आप लेकिन अपनी तरफ से याद करके रखना, क्योंकि यूजुअली नहीं देते। ठीक है, तो इसने हमें सारी PK वैल्यूज़ गिवन है। क्लियर, उसके बाद हमसे पूछता है भाई PI वैल्यू फाइंड आउट करो लाइसिन की, ग्लूटामिक एसिड की, एंड देन उनका डिफरेंस करके हमें बताओ। ठीक है, क्या आंसर क्या आ रहा है। क्लियर, तो इसके लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए कि PI वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो PI वैल्यू की बात करते हैं। PI वैल्यू वो पर्टिकुलर pH है जिस पर किसी अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक pH। ठीक है, PI कहते हैं। अभी हम फाइंड आउट कैसे करें इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, हमें दोनों जो ग्रुप दिए गए हैं, जो अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं, दोनों ही आयनाइजेबल साइड ग्रुप वाले अमाइनो एसिड है। ठीक है, यानी उनकी PK वैल्यूज़ हैं। अब कोई अमाइनो एसिड ऐसा भी हो सकता है लाइक एलानिन, ग्लूटामीन, जिसके अंदर आयनाइजेबल साइड ग्रुप ना हो। ऐसा अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं उसके अंदर हम PI वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का मीन लेना है, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं वहाँ पर आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ जो वैल्यूज़ गिवन है उनका मीन लेना है। क्लियर, तो मीन लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो उसकी PI वैल्यू होगी। ठीक है, इसलिए आपको सब जो नॉन आयनाइजेबल साइड ग्रुप वाले अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनकी लगभग PI वैल्यू आपको लगभग सब में सेम मिलेगी, लगभग 5.5 के आसपास ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर साइड चेन प्रेजेंट है आयनाइजेबल वाली। ठीक, तो उसमें क्या होगा, इनकी जो PKR वैल्यू है, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे साइड ग्रुप्स। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि फॉर एग्जांपल एक हमने अप्रॉक्सीमेशन में ले लिया 2, देखो जैसे 2.2 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड 9.2 गिवन है हमें। ठीक है, 9.2 सॉरी। अब देखो, अब हमारे पास, क्योंकि ये तो दोनों ही केस में कॉमन होगा, ग्लूटामिक एसिड के केस में भी कॉमन होगा और लाइसिन के केस में भी कॉमन होगा। ठीक है, अब हम मीन किसका लें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास है 4.2 और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास है PKR की 10.2। ठीक है, तो हम PKR वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम 2 सबसे क्लोज वैल्यू को चूज़ करते हैं। ठीक है, 2 सबसे क्लोज वैल्यू को, तो अगर हम ग्लूटामिक एसिड के केस में देखें बेटा, तो इसमें 2 सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी हैं, 2.2 है, 4.2 है, तो आप इनका मीन ले लो, जैसे आपको इवन सॉल्व करके दे रखा है मैंने। ठीक है, तो आप इनका मीन लोगे तो आपकी PI वैल्यू ग्लूटामिक एसिड की, ठीक है, आ जाएगी। फिर आप ल्यूसिन के केस में बात करोगे तो यहाँ पर 2 कौन से क्लोज वैल्यू हैं, 9.2 एंड 10.2। ठीक है, तो आप इनका PI वैल्यू निकाल लो, इनका मीन लो। क्लियर, तो जब 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आप 2 क्लोज वैल्यू का PI लोगे, का मीन लोगे PI निकालने के लिए। ठीक है, ऐसा किस में होगा जिसमें आयनाइजेबल साइड ग्रुप है, जिसमें नहीं होगा वहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, तो आपको उनका ही मीन लेना है। क्लियर, अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिफरेंस रखेंगे और निकाल देंगे। आंसर क्या है बेटा, आंसर है 6.5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हाँ सॉरी, यार आपका ऑप्शन नंबर है 6.5। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे अमाइनो एसिड्स का पेयर पूछ रहा है, किस अमाइनो एसिड्स का पेयर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करेगा। ठीक है, उस लाइट की। क्लियर, तो ये चीज़ क्या होता है, इसी को हम स्टडी करते हैं।
ये रहा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आप अमाइनो एसिड्स देखते हो उसमें नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है, एलिफेटिक साइड चेन भी हो सकती है, एरोमेटिक साइड चेन भी हो सकती है। ये सब आपको क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक साइड चेन है मतलब, तो उसमें कौन से आते हैं? उसमें आते हैं 3 WYF वाइफ, ठीक है। W फॉर ट्रिप्टोफैन, Y फॉर टायरोसिन, F फॉर फिनाइल एलानिन। तो ये तीनों अमाइनो एसिड्स जो है होते हैं ये यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्बेंस शो करते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है इसके अंदर, इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के अंदर क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके अंदर एरोमेटिक साइड ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से, ठीक है। अब तीनों अमाइनो एसिड्स का देख लेते हैं किस पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो फिनाइल एलानिन की बात करें बेटा तो 4-57 नैनोमीटर के आसपास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है, जबकि जो ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आपको दिखेगा 280 नैनोमीटर के आसपास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता हुआ, ठीक है। और ये एब्जॉर्बेंस का यूज़ क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है इसका, इस प्रॉपर्टी का? तो ये प्योरीफाइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट और उन्हें क्वान्टिफाई करने में यूज़ की जाती है। क्लियर? तो आपकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? 280 नैनोमीटर पर कौन से 2 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें पता है भाई ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन है, ठीक है, बिकॉज 3 ही अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, W ये वन वर्ड कोड है इसका, ठीक है, और फिनाइल एलानिन, ठीक है। ऐसे भी कई बार वन वर्ड कोड दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। फिर आता है लास्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज़ नॉन पोलर एलिफेटिक साइड ग्रुप। जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले केस में कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें या तो जो साइड ग्रुप होती है वो एलिफेटिक हो सकती है या फिर एरोमेटिक हो सकती है, ठीक है। एरोमेटिक में हमने बात कर ली WYF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो हमें पता है ये तो ऑलरेडी कट गया। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि नॉन पोलर में कौन कौन से होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक प्रेजेंट बताई गई है आपको, जो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं ट्रिक की, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया गया है उस वीडियो पर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं। तो अब देखो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखो ये सर्टेन क्या है, सर्टेन ग्रुप्स प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है बेटा अमाइनो एसिड के अंदर जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर एलिफेटिक साइड ग्रुप हो सकते हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलर ये वाले अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्यूनिन, ठीक है। एरोमेटिक साइड ग्रुप वाले आते हैं जो हमने तीनों बात करी, ठीक है, वाइफ वाले। क्लियर? ये इनका 1 वर्ड कोड है और इनका 3 वर्ड कोड है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। फिर जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर बेसिक भी आएंगे, बेसिक या फिर कहें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, HRK, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज होगा उसके अंदर क्या होगा, इससे आप एसिडिक भी कह सकते हो, पॉजिटिव वाले को बेसिक कह सकते हो, ठीक है। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, इन्हें एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड भी कहा जा सकता है। क्लियर? फिर आपके रिमेनिंग रहेगा पोलर में अनचार्ज्ड वाले, ठीक है, जिसमें आपके आ गई मैड सीरा की स्टोरी, ठीक है, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैराजीन, ग्लूटामीन, ठीक है, इनके भी 1 वर्ड कोड है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर ट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, इन्हें मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर। क्लियर? या ट्रिक्स आप याद कर लो, इसके थ्रू आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। बाकी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दी गई है काफ़ी डिटेल में, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में, ठीक है। तो हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, इस नॉलेज को यूज़ करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो टायरोसिन हमें पता है वो नॉन पोलर में एरोमेटिक ग्रुप्स में मिलता है, ठीक है। हिस्टिडीन हमने अभी देखा HRK जो होता है बेटा वो किस में मिलता है, जो पोलर में पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप वाले कहें या फिर कहें बेसिक साइड ग्रुप वाले, ठीक है, तो हिस्टिडीन उसके अंदर आ जाएगा। ग्लूटामेट की बात करें तो पोलर और एसिडिक ग्रुप वाले या फिर कहें नेगेटिवली चार्ज ग्रुप वाले, ठीक है। इसके साथ ग्लूटामेट के साथ आपका एस्पैरेटेट भी आ जाता है उसके अंदर। तो लास्ट कौन सा बचा है, ल्यूसिन। ल्यूसिन आता है आपका, हमने भी देखा भी, ल्यूसिन आपका आता है नॉन पोलर एलिफेटिक साइड ग्रुप वाले में, ठीक है, जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक, तो ये सब उसमें आता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जो हमारे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन हो सके
एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।